हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, सीए फाइनल वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नाम है जिसका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ये सेक्शन शुरू होगा 196 से और इसका अंत होगा सेक्शन 205 पर। अब सवाल उठा, सर पिछला सेक्शन खत्म हुआ था सेक्शन 193 पर, तो फिर 194 और 195 वो लॉ में नहीं है। वो थे पहले मगर कट गए, लॉ से ही कट गए, रिमूव हो गए हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं 196 से लेकर 205 तक की ये कड़ी। इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स यूज होंगे उन फॉर्म्स का नंबर MR1, MR2, MR3 याद है। पहला चैप्टर था डायरेक्टर का, उसमें फॉर्म नंबर DIR1, DIR2, DIR3। दूसरे चैप्टर में MVP1, MVP2, MVP3। अब MR1, MR2, MR3, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म्स चलेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं सेक्शन 196 पर, अपॉइंटमेंट ऑफ द MD, WTD और मैनेजर। जानते हो इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में अपन लोग कहते हैं मैनेजरियल पर्सन। तो इसलिए चैप्टर का नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी कि अब हम मेनली इन तीनों के बारे में ही बातें करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये वो लोग हैं जो कंपनी के कर्ता धर्ता है, MD, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। इनके अलावा रह कौन गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये दोनों रह गए हैं, ठीक है ना। तो उनके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अलावा बाकी जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, लाइक MD, WTD या फिर मैनेजर, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि कंपनी का सुपर टॉप मैनेजमेंट एक तरीके से। चले जी, क्या कहता है? कहता जी कोई भी कंपनी MD प्लस मैनेजर एट द सेम टाइम नहीं रखेंगी। मतलब एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, ये हम पहले भी जानते हैं। किसी एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं हो सकती, ये तो हम जानते हैं। और MD प्लस मैनेजर एक साथ नहीं होंगे, ये तो हम पहली क्लास में समझ चुके हैं जब हमने MD और मैनेजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तब मैंने बताया था कि अगर मैनेजर है तो इसका मतलब 100% पावर उसके पास है, और जब 100% पावर मैनेजर के पास है तो फिर किसी और को देने के लिए पावर आपके पास बची कहां। तो इसलिए जहां मैनेजर है वहां पर फिर MD हो ही नहीं सकता। यही किया था हमने। चले उसके बाद, नो कंपनी टू अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स MD, WTD और मैनेजर फॉर मोर देन 5 years एट अ टाइम। यानी कि एक बार में मैक्सिमम 5 साल के लिए ही इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। फिर नो रीअपॉइंटमेंट अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। यानी कि जब 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ तो आप रीअपॉइंटमेंट 3 साल बाद कर सकते हो? नहीं। 4 साल बाद कर सकते हो? यस, 4 से 5 साल के बीच में कर सकते हो रीअपॉइंटमेंट, 4 से पहले नहीं कर सकते। सिमिलरली 1 के बाद रीअपॉइंटमेंट, 2 के बाद रीअपॉइंटमेंट, 3 के बाद नहीं कर सकते, बट 4 के बाद 5 से पहले रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। फिर कहता है जी सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई। सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई मतलब वो जो 5 साल की कंडीशन है ना, वो अप्लाई नहीं होगी। कब? गवर्नमेंट कंपनी के केस में। अगर उन्होंने 137 और 92 में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो गवर्नमेंट कंपनी में 5 साल की जो टर्म एंड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी का MD, सेल भेल के MD 10-10 साल के लिए भी अपॉइंट होते हैं। चले अब देखिएगा, एनालिसिस देखिएगा। राम अपॉइंटेड एज अ MD ऑन द 1st of August 2017 फॉर 5 years। 1 अगस्त 2017 है, फिर 18 1 year हुआ, 19 2nd 3rd 4th 5th। अब बताइएगा क्या रीअपॉइंटमेंट अलाउड है कि नहीं। अगर आपने रीअपॉइंटमेंट किया है अगस्त 19 से लेकर 20 के बीच में, तो क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। सिमिलरली अगस्त 20 से अगस्त 21 के बीच में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? नहीं। परंतु अगस्त 21 से अगस्त 22 के बीच में रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है? हाँ जी, तब रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, तब रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए जी, तो ये था जी अपन का 196 सबसेक्शन 2। फिर आते हैं जी 196 सबसेक्शन 3 पर। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। कहता है जी नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट। वर्ड बड़े खतरनाक है। एक कहता है ना तो अपॉइंट करोगे ना ही कंटिन्यू करोगे एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, किस व्यक्ति का? ऑफ एनी पर्सन एज अ MD, WTD और मैनेजर। पहला, हु इज बिलो द एज ऑफ 21 years, जो 21 साल से कम है, और हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 years, या फिर जो 70 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है। यानी कि जो 21 से कम है वो MD, WTD मैनेजर नहीं बनेगा। सिमिलरली जो 70 प्राप्त कर चुका है वो भी MD, WTD मैनेजर नहीं बनेगा। ना तो अपॉइंट होंगे ना अगर
कंटिन्यू होंगे। अच्छा, प्रोवाइडेड एट अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स, 70 साल वाला। अब आप देखते होंगे कई कंपनीज के एमडी बुड्ढे बुड्ढे होते हैं, WTD वगैरह कई बुड्ढे बुड्ढे होते हैं, तो वो कैसे, वो MDH के मसालों वाले जो थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई, वो तो 99 ईयर्स के थे, तो फिर कैसे, पढ़ो जी। A person has attained the age of 70 years, नारायण मूर्ति 70 क्रॉस हैं, बट वो फिर भी इन्फोसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट्स थे ना यूएसए के, उनका कहना था कि भाई इन्फोसिस को हम तभी ऑप्ट करते हैं क्योंकि इन्फोसिस में नारायण मूर्ति हैं, और अगर नारायण मूर्ति नहीं रहेंगे तो फिर हम भी इन्फोसिस नहीं किसी और को देखेंगे फिर, तो इसलिए इन्फोसिस पे नारायण मूर्ति काफी टाइम तक कंटिन्यू रहे। हालांकि काफी टाइम तो उन्होंने 1 रुपए पर एनम की सैलरी पे काम किया। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जिस इन्फोसिस को उन्होंने बड़ा किया था, अपने हाथों से इतना बड़ा बनाया था, कहीं ऐसा ना हो कि उसका क्लाइंटल ही छूट जाए, तो इसलिए 1 रुपया पर एनम की सैलरी पे उन्होंने काम किया। मतलब इतना सैद्धांतिक आदमी मैंने देखा नहीं। उनके बेटे को जब लॉन्च करना था तो उन्होंने कहा मैं नहीं लॉन्च करूंगा भाई, वो एक बार कहते ना तो बेटा अगले दिन MD बन जाता सीधा इन्फोसिस का। भाई अंबानी फैमिली में भी तो यही होता है ना। इनका कहना था ना, अगर इसमें टैलेंट है तो अपने आप आएगा भाई, मैं नहीं कहूंगा यार। दिस इज मतलब अमेजिंग। आज के युग में कहां मिलता है, यहाँ तो राजा का बेटा ही राजा बनने का, यही कहा जाता है। मतलब कमाल आदमी है यार। आगे, provided that a person who has attained the age of 70 years may be appointed to such office by passing of a special resolution, in which case the explanatory statement, देखो जी, annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person। पहली बात, आप जब भी MD वगैरह का अपॉइंटमेंट अगर कर रहे हो तो फिर अगर उसकी एज 70 साल है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा, पता है 2 तरीके के एजेंडा होते हैं मेंबर्स की मीटिंग के, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं नॉर्मली 4, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर नॉर्मल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, रेगुलर डायरेक्टर जो 152 सबसेक्शन 2 के अंदर डिस्कस किया था, फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 139, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल अंडर सेक्शन 137, फिर उसके बाद डिविडेंड का डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 123। ये होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। इन ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। इसके अलावा जितने बिजनेस हमारे कंपनी लॉ में है, जितने भी एजेंडा हैं, वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस कहलाते हैं। हर स्पेशल बिजनेस या स्पेशल एजेंडा के लिए एक स्टेटमेंट जाती है जिसे हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कहते हैं। हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को बोला था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये जो इंडिपेंडेंस है 149 सबसेक्शन 6 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये ढूंढना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा जाना चाहिए। ये हमने 150 के अंदर बोला था, सेक्शन 150 के अंदर ये चीजें बोली थी। बट फिलहाल हर स्पेशल बिजनेस के लिए, यानी कि उन 4 एजेंडा को छोड़कर बाकी हर एजेंडा के लिए जब आप नोटिस ऑफ मीटिंग मेंबर्स को देते हो तो नोटिस के साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स्ड होती है। अच्छा, वर्ड है अनेक्स्ड। अनेक्स्ड का मतलब होता है कि उसी नोटिस का पार्ट होती है। एक वर्ड होता है अटैच। अटैच का मतलब है कि सेपरेट डॉक्यूमेंट है मगर उसको साथ में जोड़ के भेजा जा रहा है। बट अनेक्स्ड का मतलब होता है पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। जो मुझसे इंटर में पढ़े हुए हैं वो पहचान गए होंगे, अनेक्स्ड वर्ड बहुत गौर करवाते हैं इंटर के अंदर भी। चलिए, प्रोवाइडेड एट अ पर्सन जिसकी एज 70 साल हो चुकी है, तो क्या वो अपना ऑफिस वो MD WTD या मैनेजर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। लॉ कहता है आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी अनेक्स टू द नोटिस ऑफ सच मोशन। मोशन मतलब रेजोल्यूशन जो हो गया, हालांकि दोनों में थोड़ा फर्क होता है, बट आप रेजोल्यूशन मान के चलो। शैल इंडिकेट द जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग सच पर्सन। वैसे मैं बता ही देता हूं मोशन और रेजोल्यूशन में क्या फर्क होता है। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव रखना मेंबर के सामने, फिर उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद जब डिसीजन होता है तो डेट बिकम रेजोल्यूशन। समझ आया? तो दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। चलिए, तो यानी कि एक बात क्लियर है, पूरा पैरा मुझे क्या कहना चाह रहा है? कहना यही चाह रहा है कि देखो जी, 21 साल से कम वाला तो MD WTD मैनेजर बन ही नहीं सकता। 70 साल अगर आपने प्राप्त कर लिए तो आप भी नहीं बन सकते, मगर बन सकते हो आप अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। और मेंबर की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो उस मीटिंग का जो नोटिस होगा उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में भेज देना। तो इसको सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है 10% बिलो। ओहो, ये क्या कर दिया पोपली तूने। ये 21 ईयर्स है, आपके असाइनमेंट में ठीक हो जाएगा।
Thus, person below 21 years cannot be appointed. Or the person who has attained the 70 years can be appointed subject to the special resolution. मतलब MD, WTD और मैनेजर 21 साल से कम वाला तो बन ही नहीं सकता, मगर 70 वाला बन सकता अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या है? कहता है जी कई बार ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसे होती है कि मान लीजिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, मगर सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपका वोट्स कितने चाहिए? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स वोट तो नहीं आए, मगर फिर भी वोट्स फेवर में ज्यादा है एज कंपेयर टू वोट अगेंस्ट से। गेटिंग इट? तो वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट अगेंस्ट से, मगर फिर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में कंपनी जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं हो पाया, परंतु इस बंदे की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इसको एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर ना बनाया तो हमारा मेजर क्लाइंटेल हमें छोड़ के चला जाएगा। ये बात मेंबर नहीं समझ पा रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यस दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आहा, यानी कि इसका रहना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, और अगर उन्हें लगता है तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुए परंतु फेवर ज्यादा है अगेंस्ट से, इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बंदे को अलाउ कर सकती है कि आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन सकते हैं। Provided where no such a special resolution is passed, but a vote cast in favor of the motion exceed the vote cast against the motion, and the central government is satisfied on an application made by the board that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of the person who has attained the age of 70 years may be made। यानी कि 21 साल से कम वाला तो हो ही नहीं सकता, हाँ 70 एंड अबव वाला हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखना शुरू करते हैं। एग्जांपल बढ़िएगा, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इन 2015 मिस्टर ए अपॉइंटेड एज एमडी इन एक्स लिमिटेड फॉर 5 इयर्स। अच्छा, उनकी एज थी जिस दिन उनका अपॉइंटमेंट था, ही वाज एज्ड 69 इयर्स, तो यानी कि अगले ही साल नेक्स्ट ईयर मींस 2016 ही बिकम ऑफ 70 इयर्स। अब सवाल उठा कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास करना है। पहली बात, when he was appointed he was of 69 years of age, he was appointed for 5 years, तो लॉजिकली एक व्यू बनता है कि since he was appointed in 2015 तो after 5 years means in 2020 logically the SR shall be passed। एक व्यू ये बनता है, और दूसरा व्यू बनता है नहीं 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 नहीं, बेशक 69 इयर्स के थे 2015 में, बट 2016 व्हेन ही अटेन्ड द एज ऑफ 70 इयर्स, तो फिर आपको इमीडिएटली 2016 के अंदर ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो आपके दो व्यूज बनते हैं, आपके हिसाब से कौन सा व्यू सही है? अब यहां पर ना बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस आपस में भिड़े हुए हैं। कैसे? बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस गया, केस का नाम था श्रीधर सुंदराजन वर्सेस अल्ट्रामेरीन पिगमेंट लिमिटेड। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब ये केस गया, सिंगल मेंबर बेंच के पास ये केस गया, तो फिर सिंगल मेंबर बेंच का कहना था, मतलब इकलौते जज जो थे वहां पर, उन्होंने कहा देखो जी ऐसा है, हमें जो 70 इयर्स देखना है वो एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा है। अच्छा सर, लिखा तो हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट और कंटिन्यू द अपॉइंटमेंट? भाई ये लिखा है ना कि नो कंपनी शेल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। तो सिंगल बेंच के जो जज साहब थे उन्हें समझाया गया कि सर लिखा तो हुआ है कि अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है ना, तो फिर तो जब अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है तो आप कंटिन्यू वर्ड को तो देखो। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो, कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट नहीं, हमें अपॉइंटेड वर्ड देखना है। क्यों? क्योंकि वर्ड यहां पर जो प्रोवाइजो में लिखा हुआ है वर्ड, वो लिखा हुआ है अपॉइंटेड, प्रोवाइजो में लिखा क्या है? अपॉइंटेड। तो इसका मतलब हमें अपॉइंटेड वर्ड देखना है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि 69 इयर्स के थे जब 2015 में अपॉइंट हुए, तो अब 2020 के अंदर ही एसआर पास होगा रीअपॉइंटमेंट के टाइम पर। चैलेंज किया गया जजमेंट को, और ये जजमेंट पहुंचा हायर बेंच, बॉम्बे हाईकोर्ट की हायर बेंच के पास। उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते, प्रोवाइजो में बेशक अपॉइंटेड लिखा हुआ है, लॉ मेकर को यहां पर भी कंटिन्यू लिखना चाहिए था, मानते हैं, बट यहां पर सबसेक्शन तो क्लियर ये कह रहा है ना कि अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट, तो कंटिन्यू वर्ड को हम कैसे भूल सकते हैं? तो इसलिए अगर आप 69 इयर्स के थे, 5 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, अगले साल आप 70 के हो रहे हैं, तो फिर अगले साल ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ आया?
तो इट वाज हेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट दैट फॉर एनी कंटिन्यूएशन इन द ऑफिस इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 70 इयर्स शैल रिक्वायर द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो यानी कि 2016 के अंदर ही आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा व्हेन दिस गाय इज द अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राम एज्ड 70 इयर्स प्रपोज एज एमडी इन द पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वोट्स इन फेवर थे 5 लाख, वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन थे 4 लाख। क्या मैं कह सकता हूं फेवर अगेंस्ट से ज्यादा है? यस। बट क्या मैं कह सकता हूं कि 3 टाइम्स ज्यादा है? नो। फेवर अगेंस्ट से ज्यादा है तो अपॉइंटमेंट स्टिल पॉसिबल इफ अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या साथ में एसआर तो होगा नहीं? एसआर कहां से आ गया? बस फेवर ज्यादा है अगेंस्ट से, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अगर मिल जाए तो पॉसिबल है कि ये बंदा अपॉइंट हो सकता है। हम कर रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन। थर्ड पे आते हैं। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज एट एनी टाइम बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब आज की डेट में भी आप इंसॉल्वेंट हो। याद है सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 के अंदर ही आया था। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंट हो और अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए, मतलब अभी भी इंसॉल्वेंसी में फंसे हुए हो। और एज एट एनी टाइम बीन एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट मतलब आपको पास्ट में कभी भी अगर इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है तो फिर आप एमडी नहीं बन सकते, डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते, मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है ना? आप कितना अजीब है, देखो जो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, अगर आप पास्ट में कभी भी इंसॉल्वेंट रहे हो तो आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकते, बट आप देश के कोई नेता बन सकते हो। बड़ी अजीब बात है। और हमारे देश में नहीं, अमेरिका में भी है। ट्रंप 6 बार बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, 6 बार राष्ट्रपति बन गया। क्यों? लूपहोल कहां है? क्योंकि उसकी कंपनियां इंसॉल्वेंट हुई हैं, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ इंडिविजुअली, तो यहां पे बच जाता है बार बार। चलिए, अच्छा बी पॉइंट का एनालिसिस करिएगा। एग्जांपल कहता है अजय इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट फ्रॉम 2001 टू 2010। डिस्कस द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग। He is proposed as a director in A Limited 2011। भाई साहब क्या मैं कह सकता हूं 2010 में इंसॉल्वेंसी से बाहर आ गया, और अगर वो इंसॉल्वेंसी से बाहर आ चुका है तो डायरेक्टर बन सकता है। यस, अलाउड है। कहां पर अलाउड है? सेक्शन 164 के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 164 में अब कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 164 कहता है कि जब तक आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तब तक मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है। 2016 he is proposed as a director of Z Limited। I don't have any issue, allowed है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2050 में क्या? हाँ, 2050 में he is proposed as a managing director in B Limited। वो गाना सुना था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, मतलब ये वो दाग है इंसॉल्वेंसी जो एक बार चुनरी पे लग गया तो लाइफ टाइम के लिए गए। आप लाइफ टाइम के लिए एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन ही नहीं सकते। समझ आई बात? डायरेक्टर के लिए तो ठीक है, अगले दिन इंसॉल्वेंसी से बाहर निकलते ही अगले दिन एलिजिबल हो, बट एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर बन ही नहीं सकते। जिंदगी भर का श्राप है। सी पॉइंट। हैज एट एनी टाइम सस्पेंडेड, मना कर दिया है। पेमेंट, वर्ड देखना क्या है, टू हिज क्रेडिटर, यानी कि पर्सनल क्रेडिटर को पेमेंट देने में बंदा नाकाम रहा है। और हैज एट एनी टाइम मेड अ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है सेटलमेंट, सेटलमेंट विद देम, यानी कि अगर या तो इसने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है, सस्पेंड किया है पेमेंट को मतलब डिफॉल्ट किया है, या फिर किसी भी टाइम क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट किया है, मगर वो पर्सनल क्रेडिटर होने चाहिए, कंपनी के नहीं, पर्सनल क्रेडिटर। अच्छा, राम अपॉइंटेड एज एमडी इन 2005 इन ए लिमिटेड। ओके, ए लिमिटेड कमिटेड अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट टू द क्रेडिटर 2015। 2016 राम रिजाइंड एज अ एमडी ऑफ ए लिमिटेड इन 2016। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2018 राम प्रपोज एज एमडी ऑफ बी लिमिटेड, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सस्पेंशन इन पेमेंट टू हिज क्रेडिटर नहीं हुआ, कंपनी के क्रेडिटर का डिफॉल्ट हुआ है, उसमें हमें लेना देना नहीं। कंपनी, ट्रंप का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भाई कंपनियां इंसॉल्वेंट हुए हैं, वो पर्सनली इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। सिमिलरली
अगर मैं कहूं कि विजय माल्या का क्या हाल है, वो तो खैर विलफुल डिफॉल्टर है, उसका केस अलग हो गया, मगर अदरवाइज मैं अगर बात करूं कि अगर आप इंसॉल्वेंट हुआ पर्सनल कैपेसिटी में तो मुझे प्रॉब्लम है। आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने क्रेडिटर का डिफॉल्ट किया या फिर उनके साथ वन टाइम सेटलमेंट किया तो मुझे दिक्कत है। समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी हैज एट एनी टाइम कन्विक्टेड, मतलब कोर्ट ने अपराधी घोषित किया आपको, बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध, एंड सेंटेंस्ड मतलब आपको सजा मिली है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। ओ यानी कि किसी भी वक्त अगर कोर्ट ने आपको अपराधी घोषित किया है और कम से कम 6 महीने की सजा मिली है तो फिर याद करो, मैंने कहा जी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते थे 5 साल के लिए, मोरल टर्पिट्यूड के ग्राउंड पे 164 में लिखा था, बट वहां डायरेक्टर बनने पे डिस्क्वालिफिकेशन थी 5 साल पे। अब यहां हम कर रहे हैं एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर। अगर यहां पर आपने कभी भी 6 महीने की सजा मिली है आपको किसी भी एक्ट के अंदर, तो भैया लाइफ टाइम के लिए बैन हो, ना एमडी बन सकते हो, ना डब्ल्यूटीडी, ना मैनेजर, जिंदगी भर का दाग आपके ऊपर है। ये समझ आई बात? यानी कि अगर ये बंदा कभी भी कन्विक्ट रहा है बाय द कोर्ट किसी अपराध के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कम से कम अपराधी घोषित हुआ है, जिंदगी भर के लिए गए। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 196 सबसेक्शन 4। 196 सबसेक्शन 4 अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजरियल पर्सन। हाँ जी, अब 196 सबसेक्शन 4 कहता है जी देखो जी ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, तो आप एक काम करो, उन रूल्स का पालन कर लो। वो रूल्स दिए हुए हैं एक शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल का नाम है शेड्यूल 5। जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 करते हो ना, ऐसे ही शेड्यूल 5 के अंदर, 5 के अंदर वो रूल्स दिए हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं किसी एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जिस वक्त आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर का अपॉइंटमेंट कर रहे होगे, आप उस वक्त उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, तो बात हो गई बढ़िया। या फिर आप उस बंदे का अपॉइंटमेंट विदाउट शेड्यूल 5 भी कर सकते हो। ठीक हो गई थी बात? तो यानी कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन है। पहला, आप उसका अपॉइंटमेंट एज पर शेड्यूल 5 कर लो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बनाए हुए रूल्स हैं उन रूल्स का पालन करते हुए उसका अपॉइंटमेंट कर दो, और या फिर उन रूल्स का पालन ना करो। सर ऐसे कौन पालन करेगा रूल्स का? तो कोई पालन करेगा ही नहीं फिर। हाँ रुक जाओ, हैंग ऑन। अगर आप उन रूल्स का पालन करते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा किया आपने, परंतु अगर आप रूल्स का पालन नहीं करते हो तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसके अपॉइंटमेंट के लिए। किसके? एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप रूल्स का पालन करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपॉइंटमेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। MR1 नाम का फॉर्म ROC को फाइल होगा विद इन 60 डेज। ये फॉर्म किस लिए होता है? इंटीमेशन के लिए कि जी हमने अपॉइंट कर दिया है इस बंदे को अपना एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर। फिर उसके बाद आप अप्रूवल करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग की जो अप्रूवल होगी वो किस चीज पे होगी? जो अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ऑलरेडी हो चुका है उस पे होगी वो अप्रूवल। तो ये अप्रूवल इन द नेचर ऑफ क्या है? मैं कह सकता हूं इन नेचर ऑफ रेटिफिकेशन है, यानी कि एक तरीके से रेटिफिकेशन के नेचर की है। क्यों? क्योंकि काम तो ऑलरेडी हो चुका है, बंदे का अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर चुके हैं, परंतु अब मेंबर्स उसका रेटिफिकेशन कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि मेंबर्स उसको रेटिफाई करने से मना कर दें? यस पॉसिबल है, तो बंदे को वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? चले, तो ये तो तब हो गया जब आप शेड्यूल 5 का पालन कर रहे हो। तो मैं कहता हूं शेड्यूल 5 क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं। तो शेड्यूल 5 का पालन किया है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। परंतु अगर
आपने शेड्यूल 5 का पालन नहीं किया है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करवा लीजिए। उसके बाद फॉर्म नंबर MR2 फाइल कर लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 डेज के अंदर। अब ये MR2 क्या है, ये एप्लीकेशन है फॉर अप्रूवल। एप्लीकेशन फाइल होती है इस फॉर्म के अंदर, MR2 के अंदर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल टू सीजी। ठीक है ना, तो यहां पर आप अप्रूवल टू सीजी के पास जाते हो, मतलब सीजी के पास अप्रूवल के लिए जाते हो यहां पर MR2 के अंदर। अब जब आप सीजी के पास गए तो सीजी क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है। सीजी के बाद अब आप जाओगे थर्ड अप्रूवल मेंबर्स के पास जनरल मीटिंग में। अगेन ये अप्रूवल इन द नेचर ऑफ रेटिफिकेशन है, ये अप्रूवल इन द नेचर ऑफ रेटिफिकेशन के नेचर की अप्रूवल है ये, यानी कि मेंबर्स अप्रूवल पे अप्रूवल दे रहे हैं। तो इसका मतलब मेंबर चाहे तो रेटिफाई कर सकते हैं, ना चाहे तो रेटिफाई ना करें। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बावजूद भी मेंबर मना कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। मेंबर को ज्यादा पावर है तो मेंबर चाहे तो मना कर सकते हैं, फिर इस व्यक्ति को वैकेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल उठा कि मैंने कहा जी मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी व्यक्ति को MD, WTD या मैनेजर अपॉइंट कर दिया, परंतु मेंबर्स ने जाके लास्ट में जाके मेंबर्स ने मना कर दिया। फिर वेयर एन अपॉइंटमेंट ऑफ द MD, WTD और मैनेजर इज नॉट अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट द जनरल मीटिंग, तो उसने जितने भी काम किए हैं वो वैलिड रहेंगे, चिंता मत करना, वो वैलिड रहेंगे। शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड, सेक्शन 196 सबसेक्शन 5। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो जी, एक एग्जांपल लिखा हुआ, एग्जांपल पढ़िएगा जरा। एग्जांपल कहता है अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 20th May 2019। ठीक है, द जनरल मीटिंग वॉज टू बी हेल्ड ऑन 17 June 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ सच अपॉइंटमेंट। अच्छा, जनरल मीटिंग में बाद में अप्रूवल मिलना था। Before the holding of the general meeting, the managing director executed an agreement with another company of the considerable importance on 3rd June 2019। तो बताइए 3rd June 2019 का एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, the general meeting was held accordingly on 17 June 2019 but did not approve the appointment of the MD। Oh my God। तो whether the executed agreement by the MD is valid, perfectly valid। एग्रीमेंट के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि जितने काम उसने किए हैं वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, आगे अगला एग्जांपल देखिएगा। सुकन्या कंपनी लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 approved the appointment of Mr. Raja Ram as the managing director of the company in the company's last annual general meeting। Accordingly, Mr. Raja Ram was vested with the substantial power of managing the business of the company। Okay. After a period of 1 year from the appointment of Mr. Raja Ram, the company want to employ Mr. Rakesh, the whole-time employee of the company, as the manager of finance department of company। Oh my God। यानी कि पहले राजा राम को अपॉइंट किया जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी थी। इसका मतलब बंदा क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो लिखा भी हुआ, ना भी लिखता तो भी सब्सटेंशियल पावर लिखा तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। फिर 1 साल के बाद ही कंपनी इंप्लॉय करना चाहती है राकेश को, जो होल टाइम एम्प्लॉय था, और उसे बनाना चाहती है मैनेजर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या ये अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है जी। सर आपने तो 196 में मना किया। हाँ, मैंने मना किया कि मैनेजर और एमडी एक साथ नहीं हो सकते, बट देखो तो सही, पहले तो एमडी आया, फिर उसके बाद जिस बंदे को आप ला रहे हो वो मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर ऑफ कंपनी नहीं है, वो मैनेजर ऑफ अ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट है। भाई ऐसे तो हमने बात की थी ना कि मैनेजर नाम की टर्म को हमने इतना बिगाड़ दिया है कि हर मतलब कंपनी में घूमता फिरता दूसरा आदमी मैनेजर है। फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये क्या है? ये सारे मैनेजर हैं। तो देखने से तो लगते हैं कि यही सर्वशक्तिमान है। नहीं, सर्वशक्तिमान केवल एक है, वो मैनेजर ऑफ द कंपनी।
ठीक है ना, वो मैनेजर ऑफ कंपनी की बात की गई है, मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट की नहीं। तो मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट तो आप अपॉइंट करना चाहते हो, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 53 कहता है मैनेजर कौन है, जिसके पास 100% पावर है। तो फिर इसका मतलब है कि आप मैनेजर ऑफ अ कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकते। देयरफॉर अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ मैनेजर टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी सेड टू बी अ मैनेजर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 53। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, हाँ, आगे कहता है जी सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। अच्छा ये लाइन पढ़ लीजिएगा। इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर राकेश इज नॉट फॉलोइंग विद इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 53 एंड अकॉर्डिंगली सेक्शन 196(1) इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस कंपनी कैन गो अहेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राकेश एज अ मैनेजर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। कहता है जी सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं तो बोथ दीज सेक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, अगर इन कंपनियों ने 137 और 92 में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है तो। सबसेक्शन 5 में लिखा था प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसेक्शन 5 में वैलिडिटी की बात की गई थी, ठीक है। तो अब कहता है दोनों ही सेक्शन गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता। इसका मतलब क्या है, क्या मैं कह सकता हूं इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अ गवर्नमेंट कंपनी कोई भी सीजी वगैरह की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी जनरल मीटिंग में अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, इसका मतलब एक ही फॉर्मेलिटी होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें किसी भी व्यक्ति को अपने में से एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर चुन लेंगे, बस वही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, यानी कि कोई शेड्यूल 5 का पालन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट डेजिग्नेट करके भेज देगी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। ये क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे सेल की बात करूं, सेल में कौन अपॉइंट करता है, एमडी कौन अपॉइंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अपॉइंट कर देना है। बट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। सिमिलरली उनके मेंबर से रेटिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। केवल जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अपॉइंट कर देगी, ऐसे ही जो भी गवर्नमेंट कंपनी जिस इंडस्ट्री में लगी होगी वो इंडस्ट्री अपॉइंट कर देगी, और बाकी बची कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसेक्शन 4 पूरे का पूरा गायब भी कर दिया गया इन दोनों कंपनियों में। आगे अब बड़ी बड़ी हमने चर्चा की शेड्यूल 5 की। मैंने कहा जी शेड्यूल 5 क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए गए कुछ रूल्स हैं जो कि एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी बातें करते हैं, उनके रेम्युनरेशन से रिलेटेड भी बातें करते हैं। इस पूरे के पूरे शेड्यूल 5 को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पार्ट नंबर 1 जो कि क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट की बात करता है, फिर पार्ट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेम्युनरेशन की बात करता है, पार्ट नंबर 3 जो कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की बात करता है, कुछ प्रोसीजर्स की चर्चा करेगा। ओके चले, फिर आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 को छोटे छोटे 5 सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। सेक्शन 1 बात करता है उन कंपनीज की जिनके पास अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है। सेक्शन 2 बात करता है उन कंपनीज की जिनके पास नेट प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं है। सेक्शन 3 कुछ स्पेशल केसेस लाता है जो बिल्कुल बकवास हैं अब आज की डेट में, रीजन बताऊंगा क्यों। सेक्शन 4 पर्क्स की बातें करता है, आया तो इसमें से सवाल कभी भी नहीं, मगर अगर आ गया तो धुएं निकाल देगा। सेक्शन 5 बात करता है रेम्युनरेशन फ्रॉम द 2 कंपनीज की। देखते हैं इसके ऊपर भी हम एनालिसिस में समझेंगे कि क्या होता है। तो हर एक सेक्शन को पहले अब हमने उठाना शुरू करना है पार्ट 2 के अंदर, बट पार्ट 2 के अंदर तो बाद में आएंगे, पहले पार्ट 1 तो समझ लें। चलिए, तो अब हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में पार्ट 1, बट उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है अर्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अ बेंगलोर बेस्ड कंपनी, इज रेगुलर इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, is having 4 directors, but so far no managing director has been appointed due to the manifold increase in the construction work undertaken by the company in the last 2 years. Okay, 4 डायरेक्टर है बट कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है।
It is urgently felt that a managing director need to be appointed. Accordingly, Mr. Pranav is appointed as a MD by the board of director at its meeting, specifying the terms and condition, including the monthly remuneration. Enumerate on the requirement and validity of an appointment of Mr. Pranav in the given scenario in the context of the relevant law. अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रणव का अपॉइंटमेंट एमडी का अपॉइंटमेंट किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कर दिया है। हम जानते हैं कि 196 सबसेक्शन 4 तो लगेगा नहीं, बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं कह सकता हूं कि नॉर्मली तो 196 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद वो रेजोल्यूशन पास भी होता है, ये सारी कंडीशंस पूरी करनी होती हैं और शेड्यूल 5 को भी देखना होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत भी पड़ती है। परंतु इस केस में क्या कोई रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रणव एज एमडी इन द अर्थ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एट द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग? नहीं। तो इसका मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया, क्या वो वैलिड होगा? परफेक्टली वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जनरल मीटिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं। चलिए फिर हम आते हैं पार्ट 1 शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 के 3 पार्ट्स हैं। हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पर आते हैं। पार्ट 1 क्या कहता है? ये कहता है अपॉइंटमेंट की बात करता है कि क्वालिफिकेशन की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर से बनाने से पहले कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं और वो क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं उसकी चर्चा यहां पर की गई है। चलिए जी देखना शुरू करते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं। प्री कंडीशंस। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, अगर आप शेड्यूल 5 का पालन कर रहे हो तो क्या आपको इन तीनों को अपॉइंट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। भाई यही तो है शेड्यूल 5 कि शेड्यूल 5 का पालन किया तो फिर 196 सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए प्री कंडीशंस विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल अपॉइंटमेंट ऑफ एमपी। एमपी मतलब मैनेजरियल पर्सन। मैनेजरियल पर्सन मतलब एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर। ठीक है, चले। लॉ कहता है नो पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अब क्वालिफिकेशन क्या है? पहला, इफ ही सेंटेंस्ड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर एनी पीरियड और फाइन मोर देन 1000 अंडर एनी लॉ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। अच्छा, यहां पर मेरा आपसे एक सवाल, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, 30 सेकेंड आपके पास। हमने बहुत सारी क्वालिफिकेशन 196 सबसेक्शन 3 के अंदर भी पढ़ी है कि अगर आपको 6 महीने की सजा मिली है, अगर आप कभी भी इंसॉल्वेंट वगैरह घोषित हुए हो, पढ़ी थी 21 साल, 70 साल। और अब हम दोबारा कुछ क्वालिफिकेशंस पढ़ने जा रहे हैं कि आपको 1000 रुपए से ऊपर का फाइन नहीं लगा अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। 19 तरीके के एक्ट, डिफरेंट एक्ट्स दिए हुए हैं। तो अगर शेड्यूल 5 एप्लीकेबल है तो क्या 196 सबसेक्शन 3 भी देखना है या नहीं देखना? सोचो, मन में सोचो, दिमाग लगाओ। शेड्यूल 5 अगर लग रहा है तो क्या 196 सबसेक्शन 3 भी देखना है? आंसर इज यस, देखना है। शेड्यूल 5 आया कहां पर? सबसे पहली बात आई कहां पर? 196 सबसेक्शन 4 में। वो कहता है कि जब आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो फिर शेड्यूल 5 के मुताबिक कर लो या फिर अलग से सीजी की अप्रूवल ले लेना। तो शेड्यूल 5 जो है वो 196(4) में उसकी रिक्वायरमेंट दी गई है और 196(4) कहीं भी नहीं कहता कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 196 सबसेक्शन 3। तो इसका मतलब 196 सबसेक्शन 3 की दी गई कंडीशन तो है ही है। अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो 196(4) के अंदर शेड्यूल 5 के मुताबिक, तो शेड्यूल 5 में जो कंडीशन दी गई है वो एडिशनल कंडीशन है। गेटिंग इट? अभी लिखा हुआ नीचे एक सवाल बनाया हुआ मैंने आगे। इफ ए सेंटेंस एंड इम्प्रिजन्ड फॉर एनी पीरियड, मतलब किसी भी पीरियड, चाहे 2 दिन की कैद हो जाए यस, या फाइन लग जाए 1000 के ऊपर यस, अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। लो जी, आईबीसी, जीएसटी, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये बनाया ही विजय माल्या जैसे लोगों के लिए है जो कि देश में आर्थिक अपराध करके देश से भाग जाते हैं।
तो ये 3 तो नए एक्ट हो गए। अच्छा, अब इसमें 8 एक्ट ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस का कहीं ना कहीं पार्ट हैं, जैसे एक्साइज मतलब है कहीं ना कहीं जीएसटी में कन्वर्ट हो गया, फेमा, सेबी, इनकम टैक्स, कस्टम, कंपनीज, कंपटीशन, पीएमएलए, ये सब। हालांकि कंपटीशन अब नहीं है और पीएमएलए भी नहीं है। चलिए, ये सारे आपके सिलेबस में हुआ करते थे, मगर सीए फाइनल तक नवंबर तक हुआ ही करते थे। चलिए, उसके बाद फिर कुछ ऐसे भी हैं जो आउटडेटेड सिलेबस में चले गए हैं आज के डेट में। सिकरा वेल्थ टैक्स, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये भी हुआ करते थे। उसके बाद फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, मतलब वो मिलावट वगैरह करना, ये वाले कानून। एसेंशियल कमोडिटी, जरूरती चीजों को अपने पास छुपा लेना। फॉर एग्जांपल, देश में शुगर की कमी, आपने शुगर का भंडार भर रखा है अपने घर पे, परंतु रिलीज नहीं कर रहे मार्केट में। फॉरेन ट्रेड एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट। वो सुना होगा ना, अब्दुल करीम तेलगी वाला स्कैम, जो स्कैम फिल्म भी तो आ गई है अब, अब्दुल करीम तेलगी पे। क्या हुआ था अब्दुल करीम तेलगी का? आरबीआई से साहब मशीन लेके आए थे विद डाई लगी हुई थी, और ऐसी मशीन लाए कि भाई साहब मशीन पेपर के ऊपर पड़ते ही प्रॉपर स्टैम्प पेपर बन रहा था। तो फिर 36,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर छाप डाले थे भाई साहब ने। ये स्कैम मूवी पूरी की पूरी बनी तो है, एक स्कैम मूवी है ये, पता नहीं तेलगी मूवी है, क्या नाम है उसका, अब्दुल करीम तेलगी। पार्ट 1 बना, भी पार्ट 2 आना बाकी है। चलिए, तो ये 19 तरीके के हमारे एक्ट हैं, एंड जिनमें अगर कभी भी कोई भी सजा हुई या फिर 1,000 रुपए से ऊपर का फाइन हुआ तो आप एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर नहीं बन सकते, शेड्यूल 5 के अंदर लिखा है। उसके अलावा एक और एक्ट है जिसका कंप्लायंस करना पड़ेगा, जिसका नाम है कोफेपोसा, है जी, हाँ कोफेपोसा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। अगर इस एक्ट में आप पकड़े गए, फॉर एग्जांपल आप फॉरेन एक्सचेंज अपने घर पर लाखों डॉलर्स लेके बैठे हुए हो, सिमिलरली आप स्मगलिंग एक्टिविटीज में पकड़े गए हो, तो फिर आपको डिटेन्ड किया गया है। एक वर्ड होता है डिटेन्ड, मतलब आपको स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है, आपके हाथों में फॉरेन एक्सचेंज पाई गई है, तो आपको सीधा डिटेन्ड कर लिया जाता है। डिटेन्ड करके फिर आपका अपराध प्रूव किया जाता है, और प्रूव होने के बाद फिर आपको इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। जैसे कि आज के डेट में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो डिटेन्ड हैं। कहां पर? पीएमएलए के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वो डिटेन्ड हैं आज के डेट में, ठीक है ना। अब उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, अपराध प्रूव होके फिर इम्प्रिजनमेंट, फिर आगे की कार्रवाई, वो पता नहीं क्या होगा। मैं मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं बता रहा हूं रियल वर्ल्ड की स्टोरी आपको। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर मान ली सर 19 तरीके के एक्ट हैं, गलती से अगर इनकम टैक्स में भी 1,000 रुपए का फाइन लग गया तो मतलब मेरे आंचल पर दाग लग गया, मेरी चुनरी में दाग लग गया। इनकम टैक्स का फाइन तो सर नॉर्मल है, जीएसटी का फाइन तो नॉर्मल है, तो मतलब मेरे माथे पे लिख दिया जाएगा कि मैं एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता। क्या ये गलत नहीं है? लॉ कहता है रुक जाओ, हैंग ऑन। अगर मान लीजिए 19 एक्ट में प्लस कोफेपोसा के अंदर अगर आपको सजा हुई भी है या आप गिल्टी हुए भी हो, तो हम आपको जीने का एक और मौका भी दे रहे हैं। वो कैसे? आप चले जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहो देखो जी हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं, एक बार हमें मौका और दो और हमें एक और अप्रूवल दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ओके कर दे आपको, तो आपके जो मत्थे पर दाग लगा है वो दाग हटा दिया जाएगा सर्फ एक्सेल से, और अब आप बेदाग हो, शेड्यूल 5 में बिल्कुल बेदाग हो, ठीक है। 196 सबसेक्शन 3 के दाग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं धो सकती, बट शेड्यूल 5 के दाग सेंट्रल गवर्नमेंट धो सकती है, ठीक है। कैसे देखेगा? एग्जाम्पल, मिस्टर राम गिल्टी ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट। 2010 में he was imprisoned or detained. 2014 he got the approval of the central government. माथे से दाग हट गया। केस नंबर 1, now he is proposed as a MD in A Limited in 2015. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली अलाउड है। आगे केस नंबर 2, he is proposed as a MD in Z Limited in 2020. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली अलाउड है। बट इन 2021 he is again convicted for offense in the Food Adulteration Act and fined ₹5,000. दोबारा से
ओह, नाउ ही इज प्रपोज एज एमडी इन वाई लिमिटेड, डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, नहीं। समझ गए बात? तो यानी कि सीजी की अप्रूवल लेने के बाद दाग धुल गए, मगर अगर आपने फिर दोबारा गड़बड़ कर दी कोई तो दोबारा दाग लग जाएगा, फिर दोबारा सीजी के पास जाओगे। यस, कोई रेस्ट्रिक्शन कितनी बार जा सकते हैं, एज सच कोई नहीं है। ओके, अब कहता है जी मिस्टर राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट इन 2005 से लेकर 2010 तक, प्रपोज्ड एज अ एमडी इन 2020। ओके, कंपनी वांट टू अपॉइंट हिम एज पर शेड्यूल नंबर 5, यानी कि पहली बात ही वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट 2005 से 2010 तक, एमडी के रूप में प्रपोज हुआ है 2020 में, कंपनी वांट टू अपॉइंट हिम एज पर शेड्यूल नंबर 5। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। 196 सबसेक्शन 3 लग रहा है, ध्यान रखना। डिसअलाउड एज कंडीशन अंडर सेक्शन 196 सबसेक्शन 3 आर स्टिल रेलेवेंट। वो जो मैंने कहा था ना क्वेश्चन बनाया हुआ आगे, ये वही वाला क्वेश्चन है, समझ गए ना? तो यानी कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शेड्यूल 5 लग रहा है नहीं लग रहा, बट 196 सबसेक्शन 3 तो लगना ही लगना है। चलिए अगली बात, he has not completed the age of 21 years and has not attained the age of 70 years। ये दोनों में कॉमन हो गई, 196(3) में भी और शेड्यूल 5 में भी। लिखने की जरूरत नहीं थी, 196 सबसेक्शन 3 में लिख दे, शेड्यूल 5 लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अगर अलग अलग लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया तो उन्होंने भी पेल दिया, इन्होंने भी पेल दिया। चलिए क्या, हाँ जी, परंतु अगर 70 इयर्स की एज प्राप्त कर चुका है तो फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अच्छी बात है, चलो जी, यहां पे भी ये कंडीशन लिखी गई है। फिर डी ओमिट हो चुकी है, ई, ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आप एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर बनाना चाहते हो तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन, बड़ी बड़ी डेफिनेशन दो जगह पर दी गई हैं। एक है इनकम टैक्स एक्ट में, क्या ये वो डेफिनेशन है? नहीं। एक है फेमा के अंदर, क्या ये वो डेफिनेशन है? वो भी नहीं है। तो फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ अलग तरीके से है। अच्छा, वो क्या है? कहता है जी फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। अब एक बात गौर कर रहे हो, डेफिनेशन इंक्लूड्स मतलब जो इंडिया में रह रहा है वो तो है ही रेजिडेंट, बट इसमें एक और इंक्लूड होगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है ना? ना फेमा ना इनकम टैक्स, अपनी डेफिनेशन खुद लेके आए हैं। इंक्लूड a person who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months immediate preceding the date of his appointment as a managerial person and who has come to stay in India। यानी कि जो पिछले 12 महीनों से भारत में ही है एंड जो इंडिया में, अच्छा सर अगर मान लीजिए टूरिज्म पर्पस से बाहर घूमने गया, उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो इंडिया में ही माना जाता है, टूरिस्ट बन के गया ना, क्या दिक्कत है? बट हु हैज कम टू स्टे एंड हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया, जो विदेशों से भी अगर भारत आया है तो किस लिए आया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, पिछले 12 महीनों से भारत में है। जा जा सिमरन जा, तू अलाउ है, यानी कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है, और या फिर किसी बिजनेस या वोकेशन, वोकेशन मतलब किसी प्रोफेशन के लिए आया है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? चलिए, पर ये जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन है ना, ये उन कंपनीज के लिए नहीं है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो इंडिया के बाहर माना जाता है, तो इसलिए वहां पर कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, आगे फिर देखिएगा, कहता है प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन बीइंग अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया shall enter India only after obtaining a proper employment visa from the concerned Indian mission abroad। मतलब कैसे पता लगेगा कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आए हैं? क्योंकि आपके वहां पर वीजा के ऊपर छपा होगा कि हाँ जी आप बिजनेस पर्पस से वर्क परमिट पे आए हैं। For this purpose, such person shall be required to furnish along with the visa application form the profile of the company, the principal employer and the terms and condition of such person's appointment। तो यानी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। अच्छा, और मतलब वीजा एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा रेलेवेंट तो नहीं है ये पॉइंट,
आगे बढ़ते हैं, बट ध्यान रखना रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। इसका मतलब है कि जो पिछले 12 महीनों में इंडिया रहा है एंड जो इंडिया में आया है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन के लिए। आगे जी, जैसे कि ये बंदा हमारा कौन है, चिंटू, born in India, have never seen any place outside India. Decide whether resident of India as per the above definition. Yes, क्योंकि definition क्या है, inclusive in nature है। तो इसका मतलब जो इंडिया में पला बड़ा वो तो है ही है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो है ही रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे। तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 1 के बाद अपन लोग आते हैं अब पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। अब पार्ट 2 के ना 2 सेक्शंस पहले हम उठा रहे हैं। एक है सेक्शन 1 जो कब लगता है, उन कंपनीज पे लगता है जिनका एडिक्वेट नेट प्रॉफिट होता है, और पार्ट 2 लगता है उन कंपनीज पे जिनका एडिक्वेट नेट प्रॉफिट नहीं होता है। अब ले देकर एक गेम ये आई कि सर एडिक्वेट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एडिक्वेट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। चलो जी, मीनिंग ऑफ एडिक्वेट या इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट। हाँ जी, देखो हमारा सेक्शन है एक सेक्शन 197, ठीक है, और यहां कानून कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी का एडिक्वेट नेट प्रॉफिट है तो जो रेम्युनरेशन एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को दी जाएगी वो सेक्शन 196 में जो दी गई है उसके मुताबिक दी जाएगी। जो सेक्शन 196 में रेम्युनरेशन दे रखी है ना, वो उसके मुताबिक दी जाएगी अगर कंपनीज का एडिक्वेट नेट प्रॉफिट है तो। ओके, ठीक है। अब 197 में जो लिखा हुआ उतनी दी जाएगी। अब 197 में कितना रेम्युनरेशन दिया हुआ है, तो 197 में लिखा है रेम्युनरेशन अलाउड है 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी कि 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट की रेम्युनरेशन लिखी गई है। कहां पर लिखी गई है, 197 के अंदर। इतनी बात क्लियर है। चले, अब हुआ क्या, सोचो जी। 197 कहता है कि हम 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट की रेम्युनरेशन सभी डायरेक्टर्स या एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर को मिलाकर दे सकते हैं। परंतु कंपनी की अलग कहानी चल रही थी। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अपने मैनेजरियल पर्सन्स के साथ में, और उन मैनेजरियल पर्सन के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी की टोटल रेम्युनरेशन की जो पेमेंट बनती थी वो बनती थी 1 करोड़ पर एनम। जो कंपनी की रेम्युनरेशन बनती थी सालाना वो बनती थी 1 करोड़ पर एनम। ये बनती थी कंपनी की मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट सपोज था 5 करोड़ रुपीस। अगर मैं कहूं कि रेम्युनरेशन 11% है तो मुझे बताओ 11% ऑफ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ मतलब कितना हुआ, 55 लाख। ये बनता है। बट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कितना किया हुआ कि हम आपको कितना पे करेंगे, 1 करोड़। क्या मैं कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट इतना नहीं आ पाया कंपनी कि आप 1 करोड़ पे कर सको? काश ये नेट प्रॉफिट 5 करोड़ ना होता, 55 करोड़ होता, आराम से मैं 1 करोड़ पे कर देता। बट नेट प्रॉफिट इतना नहीं है कि मैं 1 करोड़ पे कर पाऊं। दूसरे शब्दों में नेट प्रॉफिट इनएडिक्वेट है। बात समझ आया? तो thus we may conclude that the profit is inadequate। तो अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट हुआ मतलब इतना नहीं हुआ कि हम रेम्युनरेशन पे कर पाए 197 के मुताबिक, या फिर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो फिर रेम्युनरेशन कैसे पे की जाएगी? शैल बी पेड एज पर सेक्शन 2 पार्ट 2 शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि पार्ट 2 सेक्शन 2, पार्ट 2 तो हम कर रहे हैं, इसका सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे। शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये रेम्युनरेशन पे की जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास के अंदर पूरा पढ़ेंगे पार्ट 2 सेक्शन 2 और सेक्शन 3, 4, 5 सारे सेक्शंस पढ़ लेंगे, और साथ में हम सेक्शन 197 भी अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहली क्लास आज यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।